जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान में जीव विज्ञान लेकर आए हैं। जहां से दोस्तों हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था, पुनः दोस्तों हम क्लास को वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में आ सके और अपनी पढ़ाई को दोस्तों बेहतर कर सकें और अपने जीके जीएस में दोस्तों एक अच्छा स्कोर ला सकें। और आपको बता दें दोस्तों, ये बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको हमारे इस टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर आपके दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप किसी भी यूट्यूब पे, गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो, ये लो बुक कंप्लीट सॉल्यूशन बाय आनंद चौहान। तो आपको दोस्तों हमारी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए, बिना बात किए और बिल्कुल समय ना गवाए और सीधे अपने बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने कल की क्लास को यहीं से स्टॉप किया था, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों वहीं से हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? अंतःस्रावी तंत्र यानी कि दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए यहां से दोस्तों थोड़ा पेन का जो है कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया वही स्रावी ग्रंथियां। कौन सा दोस्तों? वही स्रावी ग्रंथियां यानी कि दोस्तों एक्सोक्राइनी ग्लैंड। यह दोस्तों एक नलिका युक्त यानी कि डक्ट ग्लैंड्स होती है। इसमें दोस्तों एंजाइम का स्रावण होता है, जैसे कि आपकी दुग्ध ग्रंथियां हुई, श्वेत ग्रंथियां हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई और आपकी लार ग्रंथियां हो गई। ये दोस्तों ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारे अंतःस्रावी तंत्र में युक्त होती हैं, नलिका युक्त होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, यह दोस्तों होती कैसी है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों एक नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथि होती है, जिसमें दोस्तों हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, अबटू ग्रंथि होगी जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि गले में पाई जाती है, और पराओटू ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये दोस्तों आपकी क्या है? अंतःस्रावी तंत्र है, जो कि आपकी नलिका विहीन होती हैं। वो आपकी कैसी थी? दुग्ध ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि, वो आपकी नलिकाहीन ग्रंथियां थी, यानी कि नलिका जैसी, और इसमें आपकी नलिका विहीन यानी कि नलिका यानी डक्टलेस। अगला आता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों, वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इसको लगा लेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि लैंगिक विकास, व्यक्ति के वृद्धि, बहिस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को, स्वस्थ आदि को नियंत्रित करती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या दोस्तों मास्टर ग्लैंड्स भी हम कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि है आपकी। अगला आता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एसटीएच, सोमेट्रोपिक हार्मोन। एस हो जाता है सोमेटो, टी से ट्रोपिक, एच से हार्मोन। ये दोस्तों वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि करना, इस हार्मोन का कार्य होता है। सोमेटाट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से बच्चों में बौनापन, जिसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, और वयस्कों में साइमंड रोग हो जाता है। जैसे कि आपका विटामिन डी की कमी से पुरुषों में यानी वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, और बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। सेम दोस्तों इसमें भी आपका होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जब वृद्धि, इसको हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसके अल्प स्रावण से बच्चों में दोस्तों बौनापन हो जाता है, बौने हो जाते हैं, और वयस्क में दोस्तों साइमंड रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली ये एक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन द्वारा वयस्कों में दोस्तों ये होता है, और एक्रोमेगाली रोग से व्यक्ति की टांगे अथवा हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखता है। गोरिल्ला यानी कि वन मानुष, आप लोगों ने तो देखा ही होगा गोरिल्ला को। तो ये दोस्तों गोरिल्ला की तरह दोस्तों इसमें मनुष्य दिखाई देता है, और टांगे और उसके हाथ कैसे हो जाते हैं दोस्तों? लंबे हो जाते हैं। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों थायराइड। थायराइड दोस्तों एक प्रेरक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, टीएचएस। टीएचएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड एक प्रेरक हार्मोन है, और थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए भी प्रेरित करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह एड्रीन कॉर्टेक्स से स्रावित होता है और उस हार्मोन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच। यह जनन अंगों के कार्य का नियंत्रण करता है। एफएसएच फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के ये दो प्रकार होते हैं।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नहीं, आप समझो कि सर इसमें आप विस्तार से क्यों नहीं बता रहे, थोड़ा डीपली क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, 100% इतना आपसे डीपली नहीं पूछेगा एग्जाम में। आपकी बुक में आ गया इसलिए मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने ही नहीं हैं। एफएसएच फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये महिलाओं में अंडाशय, जहां पे हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना है, बस आप वही पढ़ के जाइएगा। महिलाओं में अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है, पुरुषों में यह हार्मोन वृषणों में शुक्राणुओं में को प्रेरित करता है। जो एलएच होता है दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये महिलाओं में ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है, और पुरुषों में यह वर्णिस, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को नियंत्रित करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है दोस्तों, यह मनुष्य की त्वचा पर रंग, तिल, जो चकत्ते पड़ जाते हैं उनको बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की त्वचा पर रंग, तिल या चकत्ते आदि बनने पर कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तब आप बता सकते हैं मेलेनोसाइट प्रेरक। आप कहेंगे सर ये कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो ऐसे पूछ सकता है, और यदि नहीं भी पूछता या पूछता भी है तो आप इसे आसानी से बता सकते हूँ। आपको लिए ट्रिक ये है कि आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि त्वचा का रंग काला हो या गोरा हो या सांवला हो, हम कैसे पहचानते हैं, किसके कारण दोस्तों त्वचा का रंग काला होता है, गोरा होता है, सांवला होता है, वो मिलेनिन के कारण होता है। बताया था कि नहीं, पिछली वीडियो में ही बताया था। अभी दोस्तों 102 हमारी क्लासें पिछली हुई थी, उसी में मैंने आपको बताया था कि मिलेनिन के कारण दोस्तों शरीर का रंग काला होता है। और मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स भी है। तो मिलेनोसाइट क्या बताएगा, त्वचा का रंग ही तो बताएगा, जो शरीर में हमारे तिल होते हैं वो मिलेनोसाइट ही बताएगा, जो चकत्ते पड़ जाते हैं तो मिलेनोसाइट ही बताएगा। तो यानी कि दोस्तों जो आपका मिलेनिन होता है, तो मिलेनिन से मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स, तो आप याद रख सकते हो। क्लियर? ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने वीडियो को देखा होगा तो समझ में आई होगी, और नहीं देखा है तो आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? आप यदि पिछली वीडियो को हमारी देख लेते हो तो। अगला पॉइंट है, वासोप्रेसिन के अल्प स्रावन से मूत्र की मात्रा दोस्तों बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं, और यह शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि शिशुओं के जन्म के बाद यह स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करते हैं, जिसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन गाय, भैंस थनों से दूध उतारने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे यहाँ जो भैंस होती है, गाय होती है, जब दूध नहीं देती हैं तब उनको दोस्तों एक इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो दूध देती हैं। तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का एक इंजेक्शन होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जो कि दोस्तों गाय और भैंसों के थनों में से जो हमें दूध निकालना होता है तब हम दोस्तों उनका यूज करते हैं। ऑक्सीटोसिन को दोस्तों बर्थ हार्मोन कहते हैं, जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है कि बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। थायरॉक्सिन का कार्य दोस्तों शरीर की वृद्धि तथा विकास करना होता है, और थायरॉक्सिन यह दोस्तों आयोडीन युक्त होता है, आयोडीन युक्त होता है। नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म रोग, बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्प स्रावन या कि से उत्पन्न होता है। इसके कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। एक क्रिटिनिज्म रोग होता है जो बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्प स्रावन से उत्पन्न होता है। घेंगा रोग, जिसको बोलते हैं गॉइटर, यह भोजन में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। आप लोग देखते हो दोस्तों, गर्दन जो होती है हमारी, वो आप लोगों ने काफी लोगों में देखा होगा कि गर्दन कुछ लोगों की दोस्तों फूली होती है, एक अलग सी बिल्कुल मोटी सी रहती है। तो वो दोस्तों कौन सा रोग होता है, वो घेंगा रोग होता है। वो किस कारण से, भोजन में आयोडीन की दोस्तों कमी हो जाती है, उस कारण दोस्तों वह थायराइड ग्रंथि उनकी फूल जाती है, जिस कारण उनके गर्दन पर घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा वयस्कों में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से वेग उत्पन्न होता है। इसमें रोगी का हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा से बढ़ाता है तथा फॉस्फेट की मात्रा को कम करता है। टिटैनी रोग, टिटैनी रोग जो होता है दोस्तों, वो पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्प स्रावन के कंकाल मांसपेशियों में फैलाव की क्षमता कम हो जाती है टिटैनी रोग से। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइएगा पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्पस्राव से कंकाल पेशियों में फैलाव की क्षमता कम होने का कारण क्या है, या क्षमता कम किस रोग से होती है, तो वो आपका हो जाता है टिटैनी रोग। क्लियर? चलिए
यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों एक है पैरारा रोग। पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्प स्रावन से हड्डियों में कैल्शियम की अधिकता होने से यह हड्डियां गलने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्राव से पुरुषोचित लक्षणों, भारी आवाज हो जाती है, दाढ़ी मूछें बढ़ाना का प्रकट होना, ये दोस्तों विरिलिज्म कहलाता है महिलाओं में। पुरुषों में एस्ट्रोजन्स के अतिस्राव से महिलाओं जैसे लक्षण दिखते हैं, तीखी आवाज हो जाती है, दुग्ध ग्रंथियों का विकास हो जाता है और आपको गायनेकोमास्टिया कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? गायनेकोमास्टिया। एड्रेनालिन को दोस्तों आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसमें कार्य श्वसन गति बढ़ाने, पाचन दर को बढ़ाने, रोंगटे खड़े कर देने, आंख की पुतलियां फैलाना, इसीलिए इसे लड़ो या ओड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि आपके एग्जामिनर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन को। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन्स को। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में रहती है। इसको तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है। ये हमारे जहां पर दोस्तों तीसरी आंख भगवान शिव की होती है, ठीक वहां पर उसी जगह हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा की मेलानोफोर्स पर कार्य करके त्वचा का रंग हल्का बनाता है। मेलेनिन याद रख सकते हो। और अंधेरे में मेलाटोनिन के स्रावन से अधिक धूप से कम होता है। पीनियल ग्रंथि शरीर में सोने जागने का चक्र, शरीर के तापक्रम का निर्धारण, मासिक चक्र का निर्धारण भी करता है। अल्फा कोशिकाएं हमारी, अल्फा सेल, ग्लूकागोन हुआ, और यह हार्मोन्स में स्रावित होती है और 29 अमीनो अम्ल की छोटी सी प्रोटीन भी बनाता है। बीटा कोशिकाएं दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। बीटा कोशिकाएं किनका स्रावण करती हैं? इंसुलिन नामक हार्मोन्स का। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं मधुमेह रोगियों को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? इंसुलिन की, इंसुलिन हार्मोन्स के। इंसुलिन तथा प्रोटीन, इंसुलिन प्रथम प्रोटीन है। इंसुलिन द्वारा ग्लूकोज द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों जैव विकास, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अनुमानतः दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति दोस्तों आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। लैमार्क बाद, डेवरमैन बाद और वैलेस डिब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। सबसे पहले कहा कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलाइज, जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, जो अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से करता है। दोस्तों इन सभी का दोस्तों मानना यह है कि सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे जो पुराना जीव आया था वो थे नीले हरे शैवाल, जो कि सूर्य के प्रकाश से, जल के प्रयोग से अपना भोजन तैयार करते थे। अगला आता है चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। 1809 में लेमार्क ने अपने पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में जीवों और उनके अंगों में सतत बड़े रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया। डायनासोर्स विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे, जो मध्यजीवी या मीसोजोइक महाकाय थे या मीसोजोइक वर्ग में आते थे डायनासोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्वांगो डी व्रीज ने दिया था। इसको याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ह्वांगो डी व्रीज ने। अगला पॉइंट आता है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। अब अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं आनुवंशिकी के बारे में कि सजीवों के वे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 1822 और से 1884 में आनुवंशिकता के बारे में जानकारी सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। सभी लोग जानते हैं आप लोग कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। देखिए यही पॉइंट देखो इसमें मिल गया। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। क्रोमोसोम द्वारा जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। सबसे पहले मटर के पौधे पर इन्होंने चुना था। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। बारबरा मैकलटॉक ने प्लवमान जीन, जिसको बोलते हैं जंपिंग जीन, के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए
एग्जामिनर आज क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्लियर। यहाँ से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, प्राणी विज्ञान यानी कि दोस्तों जूलॉजी, जिसमें हम जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है प्राणी विज्ञान। इसी बायोलॉजी में हम दोस्तों जूलॉजी को भी कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों संघ प्रोटोजुआ, इनके क्या होता है। जो संघ प्रोटोजुआ शब्द है ये आपके जंतु जगत वर्गीकरण है। इसमें आपके कौन कौन से जंतु आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या दोस्तों इसमें संघ प्रोटोजुआ में सम्मिलित है। इनका शरीर दोस्तों केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन या एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती हैं। ये आपके संघ प्रोटोजुआ जंतु है। प्रोटोजुआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अगला आता है संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफोरा यह दोस्तों बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र हो पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसमें स्पंज गुहा कहते हैं, उदाहरण के लिए साइकन स्पंज आदि। संघ सिलेंट्रेटा जंतु, यह प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। यह मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा हुआ, जेलीफिश हुआ और आपका सी एनीमेन हुआ। ये कैसे हैं, ये संघ सिलेंट्रेटा जंतु हैं। इनके मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह दोस्तों संरचनाएं बनी होती हैं। नेक्स्ट आता है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। यह दोस्तों आपके 3 स्तरीय शरीर जंतु, देहगुहा नहीं होती है। यह कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए से आपका प्लेनेरिया हुआ, लिवर हुआ, फलूक हुआ और ये आपके फीताकृमि हुआ। ये आपके संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ जंतु में आते हैं। क्लियर। अगला आता है दोस्तों पॉइंट है संघ एल्केमलेंथीस, संघ एस्केलमिन्थीस। यह लंबे और बेलनाकार अखंडित कृमि है और ये दोस्तों एक लिंगी होते हैं। गोल कृमि जैसे कि एस्केरिस हुआ, थ्रेडवर्म हुआ और आपका वुचेरिया, ये सभी आपके दोस्तों संघ एस्केलेमेंथीस संघ के जंतु हैं। क्लियर। यहां तक की बातें समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा संघ एनिलिडज, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछा है। संघ एनिलिडा संघ के जंतु कैसे दिखाई देते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व खंडों में विभाजित होता है। आहार नाल पूर्णतया दोस्तों इनकी विकसित होती है। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं और श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा यह दोस्तों प्रायः एक लिंगी होते हैं और एवं निषेचन शरीर के अंदर से होता है। इनकी देहगुहा हिमोसील कहलाती है। शरीर 3 भागों में विभक्त हो जाता है, सिर में, वक्ष में और उदर में। उदर यानी पेट, वक्ष, छाती, सिर। उदाहरण के से तिलचट्टा हुआ, झींगा मछली हुई, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। और कीटों में दोस्तों 6 पाद और 4 पंख होते हैं और कॉकरोच के हृदय में दोस्तों 13 कक्ष होते हैं। बहुत ही ज्यादा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 कक्ष होते हैं। और कीटों में 6 पद और 4 पाद यानी कि पैर और 4 पंख होते हैं। संघ इकाइनोडर्मिटा, इस संघ के सभी जंतु दोस्तों कैसे होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं। संघ इकाइनोडर्मिटा के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क इनकी विकसित नहीं होता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। उदाहरण जेलीफिश हुआ, सेलफिश, क्रैफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश, हैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटलर स्टार। यानी कि जितनी भी हैं आपकी समुद्री जंतु तो आपकी सभी मछलियां ही होगी। तो ये सभी दोस्तों आपकी क्या होगी, मछलियां होंगी। अगला है संघ मोलस्का जंतु, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। मोलस्का जंतु से कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। शरीर 3 भागों में विकल्प होता है, सिर में, अंतरांग में तथा पाद यानी पैर में। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घोंघा, सीपी आदि। मत्स्य वर्ग ये सभी दोस्तों असमतापी जंतु हैं। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, इनको इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और कुछ मछलियों पे कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी कि उनमें हड्डियां नहीं होती हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु कैसे होते हैं दोस्तों, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं और ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 3 विषमी होते हैं जो अलिंद
और एक निलय होते हैं। उदाहरण के लिए मेढक होता है दायां अलंद और बायां अलंद, दायां निलय बायां निलय। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग क्या होता है? वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। ये असमतापी जंतु होते हैं। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षी का होता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। कंकाल पूर्णतः स्थिर होता है। उदाहरण के लिए छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है जो समुद्री सांप जैसे कि हाइड्रोफिश कहते हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश। और मेबुला बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम सिकिंज है। सांपों की द्रव ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों को सदृश होती है। पक्षी वर्ग में देखा जाए तो ये समतापी होते हैं। इनका श्वसन अंग फेफड़े हैं। हृदय चार भागों में बटा होता है। मूत्राशय उपस्थित रहता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जो पक्षियों तथा सर्पसर्पों के बीच योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता का विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। क्लियर। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगला पॉइंट है स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग में दोस्तों पॉइंट दिया गया कि त्वचा पर सफेद ग्रंथियां यानी श्वेत ग्रंथियां या तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके लाल रुधिराणु के में केंद्रक नहीं होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे कि मनुष्य हुए। मेटाथीरिया परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सपिलियस नामक थैली विकसित होने तक रहता है। उदाहरण के लिए कंगारू जो कि खतरा आने पर अपने जीव को अपने पेट में बच्चे को पेट में छिपा सकता है। प्रोटोथेरिया अंडे देते हैं। उदाहरण एकिडिना और प्लेटियस। तो ये थे दोस्तों आपके आज के जूलॉजी के जो भी आपके जितने भी संघ थे, वर्ग के जीव जंतु थे, उनके बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। और अगला दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा वनस्पति विज्ञान यानी कि दोस्तों बॉटनी, जिसमें हम पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन के बारे में जानेंगे। क्योंकि वनस्पति विज्ञान हम किसे कहते हैं? पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो बॉटनी में दोस्तों हम आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसी समय रात 8 बजे। तो आज की क्लास बहुत ही दोस्तों कम समय की है। बिल्कुल दोस्तों छोटे समय की 22 मिनट की क्लास में आपकी आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। और कल की क्लास में हम दोस्तों लंबी क्लास लेके आएंगे करीब 30 से 40 मिनट की, जिसमें हम आप लोगों से बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और बॉटनी इस येलो बुक का दोस्तों अंतिम चैप्टर है, जो कि कुछ ही दिनों में दोस्तों बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, येलो बुक आपकी पूर्णतः कंप्लीट होने वाली है। बहुत जल्द ही दोस्तों आप लोगों की येलो बुक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, जूलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ गए हैं बॉटनी पे। तो कल की क्लास में हम बॉटनी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।